दोस्तों इससे मिलो, ये है इस दुनिया का सबसे शातिर चोर। आपने इससे बड़े चोर के बारे में ना तो कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा। और क्या आप इस भाई साहब को जानते हो? दोस्तों हमारे दिमाग में दरिंदों की लिस्ट में सबसे पहले हिटलर का नाम आता है, लेकिन आप इस बंदे के बारे में जानोगे तो आपकी सोच ही बदल जाएगी, क्योंकि इसके कारनामों के आगे हिटलर भी चौथी फेल था। यही नहीं, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो आपको लिटरली इनविजिबल बना सकती है। क्या हुआ, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? नहीं भाई, बिल्कुल है। और इन भाई साहब ने तो इसकी मदद से 2 बैंक भी लूट डाले थे, वो भी 1995 में। कैसे लूटे और क्यों लूटे, ये अगर आप जानोगे तो आप भी हंस हंस के उल्टियां करने लग जाओगे। गाइस इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए टाइम वसूल वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले इस रियल लाइफ प्रोफेसर के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर देना, थोड़ा हम भी आ जाएंगे एल्गोरिथम की नजर में यार। ऐसे ही सारे टॉपिक्स के सोर्स लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइस आपने टीवी और मूवीज में तरह तरह की चोरियां देखी होंगी। ज्यादातर चोरियां पैसों की, सोनों की, हीरो की, अशरफियों की, इन सब की होती है। लेकिन आज मैं आपको इस दुनिया के सबसे बड़े पेंटिंग चोर के बारे में बताने वाला हूँ। और ये कोई ऐसी वैसी पेंटिंग्स नहीं थी, इन पेंटिंग्स की कीमत अरबों रुपए में थी। और उससे भी कमाल की बात तो यह है कि इन भाई साहब को यह पता ही नहीं था कि जो पेंटिंग्स मैंने चुराई है उनकी कीमत अरबों में है। उसका मन किया, उसने चुरा ली। बात है 1997 की। एक म्यूजियम का गार्ड अचानक से भागते भागते म्यूजियम के बाहर जाता है और म्यूजियम के बाहर खड़ी कार के आगे फैल जाता है। उस कार के अंदर एक लड़का और उसकी प्रेमिका एक पेंटिंग के साथ बैठे दिखाई देते हैं। उन दोनों को तुरंत उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है। बट उस चोर का और उसकी बाबू का पुराना कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उनसे कुछ फाइन चार्ज करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। और ये था इस धरती का सबसे शातिर चोर, या कहें रियल लाइफ प्रोफेसर, स्टेफन फ्रीडवाइजर। एक प्रोफेशनल पेंटिंग चोर और पेशे से एक वेटर और स्टोरी राइटर भी था, जो कि आगे जाके खुद एक स्टोरी बन के रह गया। मैं आपको बता दूं कि इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 279 पेंटिंग्स यूरोप के अलग अलग देशों से 172 म्यूजियम से चुराई थी, जिसकी कुल कीमत 1.47 बिलियन डॉलर्स थी। मिलियन नहीं, बिलियन। चोरियां करना तो इनकी वैसे एक हॉबी थी। 1994 में इसने फ्रांस के एक शहर थान में म्यूजियम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ थान से एक फ्लिंटलॉक पिस्टल चुराई थी। और उसके अगले ही साल 1995 में उसने फ्रांस के ही शहर के म्यूजियम से एक एंशिएंट क्रॉसबो भी साफ की थी। लेकिन इन चोरियों को तो आप इसकी बस ट्रेनिंग समझ सकते हो। इसकी असली चोरियों का सिलसिला तो स्विट्जरलैंड से शुरू हुआ था। स्टेफन और उसकी बंदी स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम में घूमने जाते हैं, जो कि पेंटिंग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। वहां जाकर स्टेफन को एक औरत की पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है, जो कि क्रिश्चियन वेलहेम नाम के पेंटर ने बनाई थी। फिर क्या था, अपने स्टेफन भाई साहब को मची चुल और उसने बगल में खड़ी अपनी बंदी को अपने शैतानी प्लान के बारे में बताया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि इस पेंटिंग को दे दनादन कर लेते हैं, मतलब उसे वहां से उड़ा लिया जाए। तो उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम था एनी कैथरीन, उसने अपने बंदे की ये बात सुनते ही अपने बंदे को मारी लात और वहां से उल्टे पैर खिसक लिया। आपको भी ये लगा? आप भी ये सोच रहे थे? ऐसा होना तो दूर बल्कि इसका उल्टा हुआ। उसकी बंदी ने ये शुभ काम करने के लिए हाँ बोल दी। मस्त प्लानिंग। तो बस उन दोनों ने अगले ही दिन से म्यूजियम की लोकेशन, उस म्यूजियम के गार्ड्स की लोकेशन, वो गार्ड्स कब और कहां जाते हैं, कब खाना खाने जाते हैं और कब निकालने जाते हैं, उस म्यूजियम के अंदर लगे कैमरे की लोकेशन और उस पेंटिंग के आसपास कोई अलार्म तो नहीं है, ये सब प्लान प्लॉटिंग करके उन लोगों ने चोरी बिल्कुल नहीं की। लेकिन इन चोरियों को अंजाम देने के लिए उनके पास हिम्मत और जज्बे के साथ साथ कुछ और भी था। एक चोर का सच्चा साथी, एक एडवांस गैजेट, उन्नत तकनीक से बना एक उपकरण, रेडियो का एंटीना। इस एंटीना की मदद से चोरी करते वक्त वो कैमरे की गर्दन उल्टी तरफ मोड़ देते थे। और बस फिर क्या था, उसने जैसे तैसे दीवारों पे से पेंटिंग्स को उतारा और अपने कोट के अंदर छुपाकर वहां से हवा हो गया। उसके बाद तो जैसे पेंटिंग्स आती ही थी म्यूजियम के अंदर चोरी होने के लिए। इस बंदे ने यूरोप के 7 अलग अलग देशों में टोटल 279 पेंटिंग्स चुराई, जिसकी कीमत 1.47 बिलियन डॉलर्स थी। म्यूजियम से पेंटिंग की सफाई करने के बाद उसने अलग अलग देशों में उन पेंटिंग्स को बेचा और सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगा। क्या आप लोग ये सोच रहे थे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इन भाई साहब ने उन पेंटिंग्स को अपने घर की दीवारों में सजाकर टंगा दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन भाई साहब को उन पेंटिंग्स की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पकड़ा कैसे गया। पेंटिंग्स चुराने में तो ये इतना माहिर हो ही चुका था, तो स्टीफन भाई साहब ने सोचा कि इस बार कुछ और ट्राई किया जाए। तो इन भाई साहब का जिस चीज ने बजाया बाजा, वो था एक बाजा। जी हाँ, कांच में रखे इस बाजे को चुराते हुए स्टीफन पकड़ा गया। और जब स्टीफन की जांच पड़ताल में उसके घर की छानबीन की गई तो देखा कि पूरी की पूरी दीवार नील बटे सन्नाटा हुई पड़ी है। मतलब पूरी दीवार खाली, जो कि कुछ वक्त पहले पेंटिंगों से भरी पड़ी थी। पर यह कैसे हुआ? अब सुनो। जब स्टीफन म्यूजियम के अंदर पकड़ा गया तो पीछे खड़ी उसकी बंदी पुलिस को देखकर वहां से रन।
मतलब वो वहां से हवा हो ली और सीधा वहां से पहुंची स्टीफन की मां के पास, और मां के पास पहुंच के उसने सारी कहानी बक दी। जिसके बाद स्टीफन की मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए वो सारी पेंटिंग्स नदी में बहा दी। गई 1.5 बिलियन की भैंस पानी में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। उन पेंटिंग्स को नदी में तैरते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने देख लिया, जिसके बाद उन पेंटिंग्स के बारे में पुलिस को भी पता लग गया। और स्टीफन को तो सिर्फ भोपू के लिए पकड़ा था, तो एक पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिना किसी शक के स्टीफन से उन पेंटिंग्स के बारे में पूछ लिया। उसको पता नहीं था कि वो पेंटिंग स्टीफन ने चुराई है, बस उसने ऐसे ही पूछ लिया। तो हमारे स्टीफन भैया को लगा कि उसके घर की छानबीन में वो पेंटिंग्स पुलिस के हाथ लग चुकी है। तो स्टीफन ने उन पेंटिंग्स को चोरी करना खुद कबूल कर लिया और पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बक दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पुलिस तो जैसे रो पड़ी, और इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। सजा के तौर पे स्टीफन को सिर्फ और सिर्फ 3 साल की सजा हुई। 1.5 बिलियन की पेंटिंग्स का नुकसान और सिर्फ 3 साल की सजा, और उसकी बंदी तो कोर्ट में पलट ही गई। ये कौन है उड़ गुलाब की शक्ल का? मैं तो उससे कभी मिली ही नहीं, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, मैं इसे जानती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन भाई साहब ने भी अपनी बंदी को बचाने के लिए ये साफ साफ बोल दिया कि उसकी बंदी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थी, और ये था इस दुनिया का सबसे शातिर चोर। अब चोरों की बात हो ही रही है तो इस दुनिया के सबसे बेवकूफ चोर के बारे में जान लो। ये केस इतना ज्यादा खास था कि द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट इसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। तो हुआ क्या था, मैक आर्थर व्हीलर करीब 40 से 50 साल का ये बंदा बिना मास्क और बिना कोई सूट पहने बैंक लूटने चला जाता है। उसके हाथ में एक पिस्टल थी, जिस वजह से वो बैंक लूटने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जाते जाते अपनी बुद्धि का शानदार प्रदर्शन करते हुए वहां के सीसीटीवी कैमरा में खतरनाक सी एक स्माइल देता है, क्योंकि इन भाई साहब को लग रहा था कि ये इनविजिबल है, बिकॉज उसने अपनी स्किन के ऊपर लेमन जूस लगाया था, जिससे इनविजिबल इंक बनाई जाती है। इन भाई साहब को लगा कि लेमन जूस जिससे इनविजिबल इंक बनाई जाती है, वो अगर मैं अपने शरीर पर और अपने थोपड़े पर लगाऊंगा तो मैं उससे इनविजिबल हो जाऊंगा। मजा आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डनिंग-क्रूगर इफेक्ट इसी से इंस्पायर्ड है। इसके तहत लो एबिलिटी या कम दिमाग वाले लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसा कि हमारे व्हीलर के केस में हुआ। इस भाई का कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा कमाल का था कि ये बैंक लूटते वक्त उस बैंक कर्मचारी को ये भी बोल देता है कि डरो मत, मैं इंसान हूं और मेरी शक्ल है, बस मैं इनविजिबल हूं, इस वजह से तुम मुझे देख नहीं सकते। जब पुलिस ने व्हीलर को कैमरा फुटेज दिखाई तो हमारे व्हीलर भाई साहब सदमे में पहुंच गए कि ये कैसे हो सकता है, तुम लोग मुझे देख कैसे पा रहे हो, मैंने तो अपने आप पे लेमन जूस लगाया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। चलो हंसी मजाक बहुत हुई, अब बात करते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे के बारे में। अगर आप हिटलर के बारे में सोच रहे हो तो गलत हो आप। लियोपोल्ड बेल्जियम सेकंड के सामने हिटलर भी चौथी फेल था। लियोपोल्ड 1865 से 1909 तक बेल्जियम का किंग था। बेल्जियम का किंग यानी लियोपोल्ड ने करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लियोपोल्ड के किंग बनने के करीब 20 साल बाद 1885 में लियोपोल्ड और उसकी आर्मी ने सेंट्रल अफ्रीका में कब्जा कर लिया था। उस वक्त अफ्रीका बहुत ही ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था, उनके पास खाने पीने के संसाधन भी मौजूद नहीं थे, और इसका फायदा उठाते हुए लियोपोल्ड ने करीब 23 साल तक सेंट्रल अफ्रीका में राज किया और सिर्फ पैसों के लिए वहां के लोगों का इस्तेमाल करता रहा। वो वहां के स्थानीय लोगों से हाथी के दांत और जानवरों की खाल, इसके अलावा रबड़ जैसी चीज, इन सब की डिमांड करता था। और अगर वहां के स्थानीय लोग उसकी ये डिमांड टाइम पर पूरा नहीं कर पाते थे तो लियोपोल्ड उनको जान से नहीं मारता था, बल्कि उनके हाथ पैर कटवा कर उनको तड़पने के लिए छोड़ देता था। इतनी मात्रा में हाथी के दांत और रबड़ स्थानीय लोगों के लिए इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लियोपोल्ड ने पूरे अफ्रीका में जगह जगह पर ह्यूमन म्यूजियम बना रखे थे, जिसमें वो उन्हीं लोगों के कटे हुए हाथ और पैर सजा कर रखता था, ताकि लोग ये सब देखकर लियोपोल्ड से ज्यादा डर सके और डर के मारे कोई भी उसके खिलाफ ना खड़ा हो पाए। खैर, हैवानियत चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, एकता के आगे हार ही जाती है। जब स्थानीय लोगों ने मिलजुल कर लियोपोल्ड पे प्रेशर डालना शुरू किया तो लियोपोल्ड को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अब इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से लियोपोल्ड कॉन्गो देश से भागकर वापस बेल्जियम आ गया। जहां हिटलर ने करीब 60 से 70 लाख लोगों को मारा था, वहीं लियोपोल्ड ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और इसे आप कह सकते हो इस दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन तीनों टॉपिक्स के सोर्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।